कोई भी समाज सभ्य तभी होता है जब उस समाज में महिलाओं की स्थिति बेहतर होती है। लेकिन मौजूदा समाज में महिलाओं को ज्यादातर वस्तु माना जाता है, जो लगातार उनकी स्थिति को कमजोर बना रहा है। महिलाओं की स्थिति कमजोर होने के कारण उन पर हिंसा भी बढ़ती जाती है। आज का दिन विश्व भर में महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए समर्पित है। नमस्कार, मैं हूं संदीप भट्ट और आप सुन रहे हैं बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड। आज है 25 नवंबर। आज का दिन यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस नामित किया है। बलात्कार, घरेलू हिंसा और अन्य तरह की हिंसा के खिलाफ दुनिया भर में जागरूकता बढ़ाना आज के दिन का आधार है। महिला हिंसा के खिलाफ इस दिन का आधार 1960 में डोमिनिक रिपब्लिक में हुई एक घटना है, जब डोमिनिक तानाशाह के आदेश पर 25 नवंबर को 3 राजनीतिक कार्यकर्ताओं मीराबाल सिस्टर्स की हत्या कर दी गई थी। 1981 में कार्यकर्ताओं के साहस को सलाम करते हुए 25 नवंबर को महिला हिंसा का मुकाबला और हिंसा के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए नामित किया गया। सत्रह दिसंबर 1999 को यूनाइटेड नेशंस ने इस दिन को आधिकारिक किया। संयुक्त राष्ट्र और इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन इस मुद्दे के खिलाफ सक्रियता दिखाने के लिए दुनिया भर में सरकारों, संस्थाओं और एनजीओ को प्रोत्साहित करती है। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट फंड फॉर वुमेन महिलाओं को लेकर हो रही घटनाओं को देखती है और फिर संस्थाओं को सुझाव उपलब्ध करवाती है। लेकिन ये सब कोशिशें तब तक अधूरी हैं जब तक हम खुद महिलाओं के प्रति अपने नजरिए को नहीं बदलते, या जब तक महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में दिक्कत आएगी। इन सब के लिए शिक्षा जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तारीफ पाने वाले वो भारत के शुरुआती निर्देशकों में से थे। उनकी कहानियों से भी ज्यादा नाटकीय उनकी जिंदगी रही, लेकिन वो घबराए नहीं। उनका नाम है देबाकी बोस। 25 नवंबर 1898 यानी 1898 को बोस का जन्म बर्दवान में हुआ था। वो जमींदार परिवार से आते थे, जिनका उन पर काफी गहरा प्रभाव रहा। 1954 में बनी फिल्म भगवान श्री कृष्ण चैतन्य की प्रेरणा उनका बचपन ही रहा है। उनकी जिंदगी उनकी फिल्म्स की स्क्रिप्ट से भी ज्यादा नाटकीय है। एक बार वो घर में बिना बताए अपनी चाची के यहाँ वृंदावन चले गए। वो राधा गोविंद के पक्के भक्त बन चुके थे। उन्होंने अपना करियर बर्दवान में रहकर शुरू किया। यहाँ वो शक्ति नाम की पत्रिका का संपादन किया करते थे। वो खाली समय में जीवनी के लिए गमछा भी बेचते थे, क्योंकि बोस के पिता उन्हें अस्वीकृत कर चुके थे। कारण ये था कि बोस परीक्षा छोड़ के महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए थे। जेल से छूट के आने के बाद वो होम्योपैथी पढ़ने गए, लेकिन उनका वहां मन नहीं लगा और वो वापस पत्रकारिता में आ गए। शक्ति का संपादन और गमछा बेचते हुए उन्हें जाने माने फिल्मकार धीरेन गांगुली ने देखा और उन्हें फिल्म की पटकथा लिखने के लिए कलकत्ता आने को कहा। यहाँ से बोस के फिल्मी करियर की शुरुआत हुई। उन्होंने फिल्म लिखी और फिल्म में मुख्य भूमिका भी अदा की। इसके बाद वो निर्देशन की ओर मुड़ गए। उनकी पहली फिल्म पंचासर 1930 में रिलीज हुई। उन्होंने हर तरह की फिल्में बनाई, चाहे वो थ्रिलर हो या सोशल ड्रामा या फिर ऐतिहासिक। चंडीदास, पूरन भक्त, विद्यापति, भगवान श्री कृष्ण चैतन्य उनकी मुख्य फिल्मों में से हैं। उनकी फिल्मों ने जाति व्यवस्था के खिलाफ मैसेज दिया। सागर संग में इसी का उदाहरण है। इसी फिल्म ने नेशनल फिल्म अवार्ड्स में प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल जीता। कल बिकेले আমাদের জাহাজ ছাড়বে না? কালকেই চান শেষ না? হ্যাঁ বাবা বাঁচি, কেবল জল আর বালি, বালি আর জল। আমার ঘুম পাচ্ছে মা। দিনের বেলায় 10 ঘন্টা ঘুমাবো। দিনের বেলা তো 10 ঘন্টা নেই। যাও তুমি শুতে যাও। আমি একটু বাইরে যাচ্ছি, ব্রহ্মচারীদের বলে যাব তোমাকে দেখি। তুমি যেন বাইরে বেরিও না, কেমন? বাবা আবার বাইরে? মা ছলম্বা খুব ভালো ছেলে, ওর জন্যই তো আমি এই দুষ্ট লোকটার খাবার খাইনি। তুমি যাও,
আমার জন্য তোমার তিথি ধর্ম হয়নি। তুমি গিয়ে তোমার খাবার পেশাব করে আনো, না খেয়ে খেয়ে মরবে যে। ये फिल्म 1959 में नॉर्वे बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी दिखाई गई, जहां ये गोल्डन बेयर के लिए नामांकित भी हुई। बोस की निर्देशित फिल्म सीता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जाने वाली पहली हिंदी फिल्म थी। इसे वेनिस फिल्म फेस्टिवल में भी दिखाया गया, जहां फिल्म ने ऑनररी डिप्लोमा जीता। इस तरह बोस इंटरनेशनल अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय निर्देशक भी बन गए। फिल्म में दुर्गा खोटे और पृथ्वीराज कपूर मुख्य भूमिकाओं में थे। बोस की कई फिल्में हिंदी, मराठी और तमिल में भी रिलीज हुई। 1957 में उन्हें फिल्म निर्देशन के लिए संगीत नाटक अकादमी अवार्ड दिया गया। अगले साल उन्हें पद्मश्री भी दिया गया। সাগর সঙ্গমে সাঁতার কেটেছি কত, কখনো তো হই নাই ক্লান্ত, তথাপি মনের মুখ শান্ত সাগরে উর্মিমালা শান্ত। সাগর সঙ্গমে সাঁতার কেটেছি কত, কখনো তো হই নাই ক্লান্ত, তথাপি মনের মুখ শান্ত সাগরে উর্মিমালা শান্ত। সাগর সঙ্গমে। फिल्म्स डिवीजन के लिए बनाई गई उनकी ज्यादातर डॉक्यूमेंट्री भी शांति और मानवता के दर्शन पर आधारित हैं। रैदास, बरगद की आप बीती, अंधेरे से उजाले में और ब्राह्मण नाम उनमें सबसे ऊपर हैं। उन्होंने कानन देवी, चंद्रावती, उमा शशि और छाया देवी जैसे कलाकारों को अपनी फिल्मों में पेश किया, जो सिनेमा में काफी सफल हुए। 17 नवंबर 1971 को उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने अपने पूरे फिल्मी जीवन में मानवता और शांति के ऊपर फिल्में बनाई, लेकिन ये सिनेमा की ही क्षति है कि उनकी सबसे अच्छी फिल्मों के प्रिंट आज मिलने मुश्किल हैं। हमारी ओर से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि। अब हम शो में जिस हस्ती की बात करेंगे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की जानी मानी हस्ती है। उन्होंने शुरुआती ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्रांति ला दी। उन्होंने ही सबसे पहले आंतरिक दहन इंजन यानी कि इंटरनल कंबशन इंजन वाली व्यावहारिक कार बनाई। उनकी 3 पहियों की कार मोटर वैगन 1885 में सामने आई। इसके बाद उनकी कंपनी ने 1893 में 4 पहियों की कार बनाई। उनका नाम है कार्ल बेंज। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के शुरुआती दौर में जब मोटर इंजन में बहुत से सुधारों की गुंजाइश थी, बेंज ने चीजों को नए स्तर तक पहुंचा दिया। उनकी कंपनी का मोटर वैगन में लगा इंजन 1600 सीसी तक शक्तिशाली था, जो 8 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता था। इसी के साथ वाहन में उन्होंने इंजन को ठंडा करने के लिए कूलिंग सिस्टम भी लगाया था। 1886 यानी 1886 में किए गए मोटर वैगन के पेटेंट के बल पर बेंज पहले व्यक्ति बने जिन्होंने कमर्शियली पेट्रोल से चलने वाले वाहन को बनाया। उस समय उनके वाहन की क्वालिटी और स्तर दुनिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सबसे ऊपर थी। I think there's no question that Carl Benz was a genius, almost obsessed. He was determined that he was going to be the person that was going to crack the horseless carriage. 25 नवंबर 1844 को जर्मनी में जन्मे बेंज को उनकी मां ने गरीबी में पाला। जब वो छोटे थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, लेकिन बेंज गरीबी में सितारे की तरह चमके। उन्होंने पढ़ाई में लगातार अच्छा काम किया। यूनिवर्सिटी ऑफ कार्लसरूहे में जाने के बाद वो 1864 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक हो गए। (1860) के दशक के अंतिम सालों में बेंज चालक और मैकेनिक के तौर पर काम करते थे। ये बाइसिकल्स के उदय का समय था, लेकिन जॉब में उन्हें संतुष्टि नहीं मिली और उन्होंने अपने दोस्त के साथ आयरन फाउंड्री और शीट मेटल वर्कशॉप खोली। यहाँ उन्होंने बहुत मेहनत से काम किया और लगातार नई इनोवेशंस पर ध्यान दिया। बेंज ने कोशिश की कि नए और बेहतर इंजन का विकास हो सके। उनकी पत्नी बार्था ने लगातार उन्हें प्रोत्साहित किया। उनकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने थ्रॉटल सिस्टम, बैटरी पावर्ड इग्निशन सिस्टम्स, स्पार्क प्लग्स, गियर शिफ्टर्स,
कार्ब्यूरेटर्स और क्लच का निर्माण किया। 1885 यानी 1885 में वो पूरी तरह से तैयार थे और उन्होंने इन सब इनोवेशंस को एक गैस से चलने वाली मोटर वैगन कार में डाल दिया। जब कार की जरूरत की सारी चीजें मुश्किल से मिलती थी, ऐसे समय में बेंज की कार ने सब कुछ बदल डाला। लेकिन बेंज की सफलता के पीछे उनकी पत्नी बार्था का बहुत बड़ा हाथ रहा। बार्था बेंज के लिए प्रेरणा तो बनी ही, साथ ही उन्होंने कारों को कमर्शियल करने में भी बड़ा रोल अदा किया। I must tell you the role of my great-grandmother. She always was pushing him, and that he had to do this invention, and he had to exercise this invention. She saw something in Carl that was special and exciting and different. So she actually used her money back in the 1880s to back him. She was a daredevil, a risk taker, someone who I think also gets excited about new things. 1888 यानी 1888 में बार्था ने मोटर वैगन से लगभग 66 मील की दूरी तय की। ये घोड़ों के बिना पूरी की गई पहली लंबी दूरी की यात्रा थी। इस यात्रा ने मोटर वैगन को बहुत पब्लिसिटी दी। आज के समय में बार्था की कार यात्रा का जश्न हर 2 साल में पुरानी कारों की रैली के साथ मनाया जाता है। – 1889 में पेरिस में हुए वर्ल्ड्स फेयर में बेंज की कार मुख्य आकर्षण का केंद्र बनी रही। 1900 यानी 1900 में बेंज की कंपनी लॉन्च हुई और अगले 4 दशकों तक ये यूरोप में ऑटोमोबाइल क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी बनी रही। 1920 के दशक में जर्मनी आर्थिक रूप से तंगी में चल रहा था। ऐसे में 2 प्रतिद्वंदी बेंज और डाइमलर साथ में आए। डाइमलर वही कंपनी है जिसने मर्सिडीज का इंजन बनाया था। इस दोस्ती का परिणाम मर्सिडीज बेंज मॉडल के रूप में सामने आया। 1929 यानी 1929 में कार्ल बेंज की मृत्यु हो गई। उनका और उनकी पत्नी का ऑटोमोबाइल के इतिहास में अमूल्य योगदान है। ये रिश्ता इनोवेशन और मार्केटिंग का भी है, जिसे आज भी इंडस्ट्री आगे बढ़ा रही है। शो में हमारी अगली हस्ती भाषा विज्ञान से जुड़ी है। वो भाषा के विद्वान होने के साथ साथ साहित्यकार और विद्याशास्त्री भी थे। कला को लेकर उनका प्रेम किसी से भी छुपा नहीं था। उनकी संस्कृत की योग्यता को देखते हुए उन्हें जुबली शोध पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनके ज्ञान का प्रकाश विदेशों में भी फैला और उन्होंने भारतीय कला और संस्कृति पर विदेशों में अनेक व्याख्यान दिए। उन्हें रविंद्रनाथ टैगोर का मार्गदर्शन प्राप्त था। उनका नाम है सुनीति कुमार चटर्जी। उनका जन्म स्थान हावड़ा, बंगाल था। वो शुरू से ही पढ़ाई को लेकर जुनूनी थे। 1911 यानी 1911 में उन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज कोलकाता से अंग्रेजी ऑनर्स में पहला स्थान प्राप्त किया। 2 साल बाद सुनीत जी ने अंग्रेजी में ही कोलकाता विश्वविद्यालय से MA भी किया। वो पढ़ अंग्रेजी रहे थे, लेकिन उनका ज्ञान संस्कृत में भी काफी ज्यादा था। 1919 में उनकी संस्कृत की योग्यता के कारण उन्हें प्रेमचंद रायचंद छात्रवृत्ति और जुबली शोध पुरस्कार दिया गया। अपनी योग्यता से उन्होंने भारत सरकार से छात्रवृत्ति ली और लंदन विश्वविद्यालय पढ़ने गए। यहां से उन्होंने ध्वनि शास्त्र में डिप्लोमा किया। इसके साथ उन्होंने भारतीय और यूरोपीय भाषाओं का भी अध्ययन किया। 1921 में सुनीति जी ने लंदन विश्वविद्यालय से अपनी D.Litt की पढ़ाई पूरी की। ज्ञान ने उन्हें अपनी ओर लगातार खींचा और वो आगे पढ़ने के लिए पेरिस चले गए और वहां के ऐतिहासिक विश्वविद्यालय सरबोन में भारतीय आर्य, स्लाव और भारोपीय भाषा विज्ञान, ग्रीक व लैटिन पर शोध कार्य किया। भारत वापस लौट आने के बाद सुनीति जी ने कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। सबसे पहले वो कुछ समय कोलकाता विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के सहायक प्रोफेसर रहे। बाद में उन्हें भारतीय भाषा विज्ञान विभाग का प्रधान पद प्रदान किया गया। इस पद पर वो 1952 तक बने रहे।
1961 में वो बंगीय साहित्य परिषद के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। इसके अतिरिक्त भारत सरकार के द्वारा उन्हें संस्कृत कमीशन का अध्यक्ष भी बनाया गया। 1969 से 1977 तक वो साहित्य अकादमी के अध्यक्ष पद पर भी कार्य करते रहे। उनके भाषा के गंभीर अध्ययन तथा उससे संबंधित प्रकाशित ग्रंथों ने उन्हें प्रसिद्धि दिलाई। जब रविंद्रनाथ टैगोर मलय, सुमात्रा, जावा और बाली की यात्रा पर गए, उस समय सुनीति कुमार उनके साथ ही रहे। उन्होंने कई बौद्धिक सम्मेलनों में भाग लिया और भारतीय कला तथा संस्कृति पर अनेक व्याख्यान भी दिए। सुनीति जी को बहुत से विश्वविद्यालयों द्वारा सम्मानित भी किया गया। भारत सरकार ने 1955 में उन्हें पद्म भूषण और 1963 में पद्म विभूषण से पुरस्कृत किया। विश्व के कई देशों में भारत की कला और संस्कृति का प्रचार करने वाले इस महान भाषाविद का 29 मई 1977 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल में देहांत हो गया। डॉक्टर चटर्जी भारतीय भाषाओं की ताकत को अच्छी तरह से जानते थे। वो हिंदी को देश की राष्ट्रभाषा मानते थे। आज उनकी जयंती पर बॉर्न टू बी रिमेंबर्ड की पूरी टीम की ओर से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि। लोकगीत किसी भी भाषा का हो, वो श्रोता को हमेशा अपनी मिट्टी के पास ले जाता है। अब हम जिस हस्ती की बात करेंगे वो पंजाबी लोक संगीत की बहुत बड़ी गायिका थी। साथ ही उन्हें अपनी मिट्टी से भी बहुत प्यार था। मैं बात कर रहा हूँ सुरिंदर कौर की। इन्ना अखियां च पावां किवें कजलावे, अखियां च तू वसदा। इन्ना अखियां च पावां किवें कजलावे, अखियां च तू वसदा। हर वेले चन्ना मेरा तेरे वल मूवे, हर वेले चन्ना मेरा तेरे वल मूवे। भुलियां च ना तेरा अखियां च तू वे, अखियां च तू वे। जदों हसदी भुलेखा मैनू पैंदा वे, हासियां च तू हसदा। जदों हसदी भुलेखा मैनू पैंदा वे, हासियां च तू हसदा। लाहौर में सुरिंदर जी का जन्म आज ही के दिन हुआ था। उनकी मां डॉली गुलेरिया नामी पंजाबी गायक थीं। अगस्त 1943 सुरिंदर जी के लिए खुशी लेकर आया। इसी महीने उन्होंने लाहौर रेडियो में अपनी पहली लाइव परफॉर्मेंस दी। सफलता का यह सफर तेजी से आगे बढ़ा और अगस्त 1943 के अंत में सुरिंदर जी और उनकी बहन का डुएट गाना रिलीज हुआ। गाना हिट हुआ और सुरिंदर जी सुपरस्टार बन गईं। भारत के विभाजन के समय सुरिंदर जी और उनका परिवार गाजियाबाद में आ गए। यहाँ उन्होंने प्रोफेसर जोगिंदर सिंह सोढ़ी से शादी की, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। सुरिंदर जी के पति को उनकी प्रतिभा की पहचान थी। उन्होंने सुरिंदर जी का समर्थन किया और सुरिंदर जी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में पार्श्व गायिका बन गईं। सबसे पहले उन्हें संगीतकार गुलाम हैदर ने पेश किया। 1948 में बनी शहीद में हैदर जी ने सुरिंदर जी से 3 गाने गवाए। फिल्म का गाना बदनाम ना हो जाए मोहब्बत का फसाना,
आज भी लोगों के दिलों में जगह बनाए हुए है। बदनाम ना हो जाए, बदनाम ना हो जाए, मोहब्बत का फसाना, दर्द भरे आंसू आंखों में नाना। बदनाम ना हो जाए, मोहब्बत का फसाना, दर्द भरे आंसू आंखों में नाना। लेकिन इस सफलता ने उन्हें ज्यादा आकर्षित नहीं किया और उनका ध्यान स्टेज परफॉर्मेंस और पंजाबी लोक संगीत की ओर ही रहा। इसी के चलते वो 1952 में दिल्ली वापस आ गईं। लगातार पंजाबी लोकगीत की प्रस्तुति देते हुए सुरिंदर जी को बहुत लोकप्रियता मिली। कुछ समय बाद सुरिंदर जी ने बताया कि उनके पति ही गानों के बोलों को चुनते थे और बाद में वो दोनों साथ में गाना बनाते थे। दोनों के साथ में चन कित्थे गुजारी आई रात, शौका मेले दी और गोरी दियां झांझरा जैसे हिट गाने हैं। चन कित्था गुजारी आई, ओ चन कित्था गुजारी आई रात वे मेंढा जी दलीला दे बात वे, ओ चन कित्था गुजारी आई, ओ चन कित्था गुजारी आई रात वे मेंढा जी दलीला दे बात वे, ओ चन कित्था गुजारी आई। कोठे ते फिर कोठड़ा माई कोठे सुकदा घा भला, कोठे ते फिर कोठड़ा माई कोठे सुकदा घा भला। आशिका जोड़ियां पौड़ियां ते मशूका जोड़े रा भला, ओ चन कित्था गुजारी आई, ओ चन कित्था गुजारी आई रात वे मेंढा जी दलीला दे बात वे, ओ चन कित्था गुजारी आई। पूर्वी पंजाब के क्षेत्रों में उन्होंने अपने कार्यक्रमों से शांति और प्यार का संदेशा दिया। इसके अलावा उन्होंने दुनिया की कई जगहों की यात्रा कर पंजाबी लोक गीतों की प्रस्तुति दी। सुरिंदर जी ने करीब 2000 गाने गाए। 1976 में अपने पति की मौत के बाद भी उन्होंने अपने परिवार की रचनात्मक परंपरा को जारी रखा। 1984 यानी 1984 में पंजाबी लोक संगीत में योगदान के लिए उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया। साथ ही उन्हें मिलेनियम पंजाबी सिंगर अवार्ड भी मिला। 2006 में सुरिंदर जी के कला में योगदान को सरकार ने भी सराहा और उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने उन्हें डॉक्टरेट से सम्मानित किया है। अपनी मिट्टी इंसान को सितारों से भी खींच लाती है। सुरिंदर जी को उनकी जगह की मिट्टी ने पुकारा और वो 2004 में पंचकुला में रहने के लिए चली गईं। 22 दिसंबर 2005 में उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनका स्वास्थ्य खराब रहने लगा। वो इलाज के लिए अमेरिका भी गईं, लेकिन 15 जून 2006 को उनकी मृत्यु हो गई। हमारी ओर से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि। अब अपने दोस्त संदीप भट्ट को आज का एपिसोड यहीं समाप्त करने की दीजिए अनुमति। मिलते हैं कल फिर से बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड के एक और नए एपिसोड के साथ। नमस्कार। मैं बनना चाहूं जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूं जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह,